डिस्कस करेंगे क्लास 10th CBSE से साइंस सब्जेक्ट के मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एलिमेंट्स क्या हैं। तो एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं हम। एलिमेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो इनको मेटल्स कहते हैं, दूसरा कहते हैं नॉन मेटल्स। और इनको किस बेस पे बांटा गया है? इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे। जैसी इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसके आधार पे इनको क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं अपन मेटल्स के। तो आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और आगे हम इसके बारे में और ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जानेंगे। तो मेटल्स को आपने देखा होगा, इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, चमकीला होता है, तो इनको लश्यर होते हैं। तो मेटल हैव शाइनी सरफेस, लश्यर होते हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, और जो भी चमकीली चीजें हैं तो लश्यर ये होता है। डायमंड जरूर एक है जो चमकीला होता है, प्योर कार्बन, तो वो नॉन मेटल होता है। और जनरली ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो सारे शाइनी सरफेस के होते हैं। दूसरा इनका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है हार्डनेस। तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं सारे। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब हार्ड होते हैं, ठीक है। पर ये सोडियम और पोटेशियम और लिथियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते। इनको छोड़ के जनरली सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है स्टेट। तो ये हमें मेटल ज़्यादातर किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी हमको मिलती है लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है मरकरी, और मरकरी एक मेटल है, याद रखना। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है मेलेबिलिटी। तो मेटल्स को हम पीट के इनको पतली पतली थिन शीट्स में तब्दील कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी गोल्ड और सिल्वर की होती है, इसी वजह से इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि आप इनको कितना भी छोटा छोटा कर लेते हैं और उनको पीट के काफ़ी अच्छे से वो कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो मेलेबिलिटी है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डक्टिलिटी की। तो मेटल को हम तार में तब्दील कर सकते हैं। पतले पतले तार आपने देखे होंगे, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी जिन वायर से आती है वो जो तार हैं वो भी मेटल के ही बने होंगे, कॉपर या एल्यूमिनियम के होंगे, और जाहिर सी बात है कॉपर के होंगे। तो इसे कह सकते हैं अपन की मेटल जो है डक्टाइल होते हैं, उनको अपन तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके अपन तार बना सकते हैं। आगे क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये उसमें से पास हो सकती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही चीजें। और यही कारण है कि हमारे घर में तार या बर्तन जो हैं वो मेटल्स के ही होते हैं, कॉपर के, सिल्वर के, और कई सारी चीज़ों के, आयरन के भी मिल जाते हैं बर्तन जो हैं। तो इनमें बेसिकली सबसे अच्छे कंडक्टर जो माने जाते हैं वो सिल्वर और कॉपर को माना जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के तार मिलते हैं। आगे है डेंसिटी, घनत्व अपन बोल सकते हैं। तो मेटल्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कि ये उस पॉइंट में उबलने लगें, लावा बन के उबलने लगें। तो जब इनका पिघलने का जो पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। आगे जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। तो मेटल जो है उनको अपन कहीं पे बजाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं या किसी हार्ड सरफेस पे उनको मारते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, टन टन करके ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये सोनोरस होते हैं। ये किसी भी हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो एक साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। और मेटल्स की जो ऑक्साइड होती है, ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, मतलब मेटल से रिएक्ट करने के बाद मेटल और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होगा उससे जो ऑक्साइड बनेगी, वो जो ऑक्साइड होगी वो बेसिक नेचर की होती है। तो उम्मीद है आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले अपन इसमें से कुछ एक्सेप्शन वाली बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जो एक्सेप्शन है उसके बारे में थोड़ा हम
जान लेते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की मतलब कि ऐसे मेटल जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि Na है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनको हम जो अपन पढ़ रहे थे ऊपर भी मैंने बताया था कि ये एकदम से सॉलिड नहीं होते हैं, इनको अपन एक चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल होता है, ऊपर बता चुके हैं हम आपको। लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये आपने याद रखना है कि लेड और जो मरकरी है ये हीट के जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। आगे बात करते हैं, मरकरी एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेड चेंज इन टेम्परेचर। तो मरकरी बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है कि अगर टेम्परेचर में जरा भी बदलाव होगा तो मरकरी के स्टेट में और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा जरा सा भी टेम्परेचर अगर बदलता है तो। गैलीनियम एंड सेसियम हैव ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलीनियम का और केसियम का, याद रखना है आपको। आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है पर ये लश्चरस होता है। आयोडीन नॉन मेटल है पर ये इसके अंदर लश्चर प्रॉपर्टी होती है, ये चमकता है, याद रखना। ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ग्रेफाइट हालांकि नॉन मेटल है पर इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब हम आगे बात करते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले बात करते हैं डक्टिलिटी की। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, इनमें कोई डक्टिलिटी नहीं होती। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे बात करते हैं डेंसिटी की। तो जनरली नॉन मेटल में क्या है कि डेंसिटी बहुत कम होती है, और डेंसिटी कम होने के कारण ही इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो पिघलने वाला एक चीज़ों को जब अपन गर्म करते हैं तो वो एक पिघलने की स्टेट पे आ जाती हैं, तो इनका वो बहुत लो है। बहुत आप जरा सा इनको गर्म करेंगे और ये पिघलने लग जाएंगी। तो कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी कम है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। जबकि मेटल्स में इसके अपोजिट होता है, वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेसेस। आयोडीन को छोड़ के इनके अंदर लश्चर प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती, ये कतई चमकदार नहीं होते हैं। हार्डनेस की बात करें तो जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, केवल डायमंड को छोड़कर, जो मैंने आपको बताया था कि डायमंड कार्बन का फॉर्म है, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है और वो एक नॉन मेटल है। स्टेट ये ज़्यादातर आपको सॉलिड में भी मिल जाएंगे, गैस में भी मिल जाएंगे। केवल ब्रोमाइन को छोड़ के ये आपको सॉलिड और गैस स्टेट में मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है और वो नॉन मेटल है। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल नॉन मेलेबल होते हैं, इनके अंदर कोई मेलेबिलिटी नहीं होती है। सोनोरस, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस साउंड। तो आपने देखा होगा, मान के चलो प्लास्टिक है या कोई भी नॉन मेटल है, जब ये किसी सरफेस से टकराते हैं तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑक्साइड की बात करें तो ये जब ऑक्सीजन से इनका रिएक्शन कराया जाता है तो जो ऑक्साइड हमें मिलती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और इसी का उल्टा किस में होता है? मेटल्स में होता है। वहाँ की जो ऑक्साइड होती हैं वो हमें मिलती हैं बेसिक नेचर में। आपने ये बात याद रखनी है। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सबसे पहले तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या करते हैं, जब मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मेटल है और क्या है? O2 ऑक्सीजन है, और प्रोड्यूस क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही और एग्जांपल है, मान के चलो कॉपर है, कॉपर में अगर O2 मिल जाता है तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि ब्लैक होगी। ठीक है। Al है O2 तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम है, O2 मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के टच में आता है, रिएक्ट करता है, तो वो ऑक्साइड बना लेता है। तो जो मेटल्स होते हैं ये इनके जो रिएक्शन हैं, रिएक्टिविटीज़ हैं, ये अलग अलग होती है ऑक्सीजन के साथ में। तो हम यहाँ पे कुछ मेटल्स की बात कर लेते हैं जिनका ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की और पोटेशियम की।
ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होती हैं तो ये जल्दी से आग पकड़ लेती हैं और बहुत ही एक एक्सप्लोजन टाइप का होता है, धमाके जैसा होता है। तो इस वजह से हम इनको खुली जगह में तो रखने का रिस्क ले ही नहीं सकते। तो इनको हम कैसे रखते हैं, इनको हम केरोसिन के ऑयल में इमर्ज्ड करके रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन की रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन के टच में आई, तो ये जलने लगेंगी, ये आग पकड़ लेंगी और धमाका हो सकता है। तो दूसरा है सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। तो ये जो मेटल्स हैं इनका जो सरफेस होता है वो एक पतली सी लेयर से, जो ऑक्साइड की लेयर होती है उससे ढका हुआ होता है और इस वजह से इनमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। Fe मतलब फेरिक कह सकते हैं। आयरन, आयरन जो है ये आप अगर आयरन को जलाओगे तो आयरन जलता नहीं है, ठीक है, जलाओगे तो गर्म होगा पर जलेगा नहीं। पर एक आयरन का पाउडर बनता है और वो पाउडर बहुत ही भयानक तरीके से जलता है। तो हम कह सकते हैं कि Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न बायोगरसली। तो आयरन की जो फिलिंग्स होती है, जो पाउडर होता है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से आग पकड़ लेता है, काफ़ी ज़्यादा ढंग से आग पकड़ता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है जलता नहीं है, पर उसके ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड होती है, जो ब्लैक होती है, वो जल सकती है। Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं हैं। गोल्ड और सिल्वर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते और यही एक बड़ा कारण है कि इनका ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में इससे जुड़ा सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं ये हम जान लेते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। तो जो मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो किससे रिएक्ट करे, जो एसिड से भी रिएक्ट करती हैं और बेस से भी रिएक्ट करती हैं। और रिएक्ट करने के बाद में ये हमें क्या देती हैं, ये देती हैं साल्ट और वाटर। तो जितनी भी ऐसी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने HCl में मिलाया, HCl एसिड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl में मिलाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एल्युमिनियम क्लोराइड और पानी। तो AlCl जो है ये साल्ट होता है और H2O आप देख ही रहे हो ये पानी हमें मिला है। इसके अलावा हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ में रिएक्ट कराया, NOH के साथ में, जो कि बेस है। तो हमने देखा कि हमें वापस से साल्ट मिला, सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या मिला, पानी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और स्टीम। तो मेटल का क्या रिएक्शन होता है जब वो पानी से रिएक्ट करता है या फिर भाप स्टीम से रिएक्ट करता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और बनेगी हाइड्रोजन गैस। मेटल और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है और मिलता है हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हमें क्या मिला, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो मेटल और ऑक्साइड को हम बोल सकते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं तो इसमें से हम 2-3 समझ लेते हैं, बाकी आप नोट कर लेना। लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए, इनके एग्जाम्पल जो हैं उनको आप थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखते हैं सोडियम है, Na है, इसको हमने H2O के साथ में, पानी के साथ में रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला और H2 मिला और क्या मिली, हीट मिली। इसके अलावा मान के चलो Mg है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इधर हमें मिल गया, H2O से रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल गया। तो इसी तरीके से आप देखते हो आयरन को जब हमने पानी के साथ कराया तो हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिल गया। तो ये आपने याद रखना है कुछ जो एग्जाम्पल हैं। और अब हम आगे चलते हैं। तो आप 1 मिनट इस ग्राफ को समझ लीजिए कि जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल ठंडे पानी के साथ में, तो ठंडे पानी के साथ में कौन कौन रिएक्ट करता है वो मेटल के नाम लिखे हैं। तो सोडियम है, पोटेशियम है,
कैल्शियम है, तो ये सारे ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। भाप के साथ में एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये रिएक्ट करते हैं। गर्म पानी के साथ में रिएक्ट विद हॉट H2O, तो ये अपन देख लेते हैं नो रिएक्शन विद H2O। तो ये जो ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ में कुछ रिएक्शन इनका नहीं होता है, तो आप ये देख ले। इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बबल्स की तरह फ्लो करते हैं पानी के सरफेस पे। इसके बारे में अपन आगे आगे नेक्स्ट पेज पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, तो पानी के अलग अलग फॉर्म में जो अलग अलग मेटल हैं उनका रिएक्शन थोड़ा अलग अलग होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये स्टीम के साथ में, भाप के साथ में रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ में। तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पानी की सतह पर बबल से चिपक कर तैरने लगते हैं। किसके बबल से चिपक कर? हाइड्रोजन के बबल से चिपक कर ऊपर तैरने लगते हैं। तो आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में अगर डालेंगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोजन से जो बबल्स उठते हैं ये उनसे चिपक कर ऊपर तैरने लगता है। हाइड्रोजन के बबल से चिपक कर ये पानी की ऊपरी सतह पे तैरने लगते हैं। आगे AU, AG एंड CU एंड PB डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये जो मेटल्स हैं ये पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल्स का जो रिएक्शन है एयर के साथ में क्या रहता है ये समझते हैं। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो क्या फॉर्म होती है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो मेटल है प्लस O2 है, तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, कॉपर को जब O2 के साथ में मिला तो हमको मिल गया कॉपर ऑक्साइड ब्लैक में। एल्युमिनियम को जब हमने O2 के साथ में मिला तो हमने मिला एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ में भी ऐसा ही है। तो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विद O2। हम कह सकते हैं कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग मेटल की O2 के साथ में अलग अलग प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी दिखाती है। अब हम समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स या एसिड्स की बात करें तो मेटल जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ में तो क्या मिलेगा हमको? हमने पहले भी पढ़ा है एसिड के बारे में। साल्ट मिलेगा और मिलेगा हाइड्रोजन, साल्ट मिलेगा और मिलेगा हाइड्रोजन। तो कॉपर, Ag, Hg ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। या हम कहें कॉपर, Ag और Hg, मरकरी और Ag सिल्वर, ये एसिड के साथ में या डाइल्यूट एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। Fe प्लस HCl, फेरिक प्लस HCl मतलब आयरन, तो क्या मिलेगा हमें? FeCl, आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 तो मिलेगा ही हर एक में, कॉमन मान के चलो। जिंक, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा। इस तरीके से जब एसिड के साथ में ये रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये जो जितने भी हैं ना ये साल्ट हैं, ये जो हैं ये सारे सॉल्ट्स हैं। और ये हाइड्रोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है, एक्सेप्ट ये वाले मेटल्स, ये क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या है इसको समझ लेते हैं। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो एक ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट, तो रिएक्टिविटी के बारे में हम आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो कम वाले को हटा देगा। सिंपल सी बात है, हमारी जो दुनिया है इस दुनिया में भी ऐसा ही होता है। जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम वाले को धक्का देता है, उसको गिरा के आगे निकल जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है केमिस्ट्री में। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम वाले को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगा।
तो फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और दूसरे वाले की कम है तो ये कम वाले को हटाकर उसकी जगह पे खुद सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ये मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। तो सबसे पहले देखिए, एक मेटल है अपने पास में A और साल्ट ऑफ मेटल B, और दूसरा मेटल का साल्ट है, ये अपने B मान लिया। तो हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट के बाद में, साल्ट ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। तो साल्ट ऑफ मेटल में पहले कौन था, B था, इसकी रिएक्टिविटी कम थी तो इसकी जगह किसने ले ली, A ने ले ली। तो साल्ट ऑफ मेटल में कौन आ गया, A आ गया, और ये B बेचारा अलग निकल आया। तो इसको अपन इसके हिसाब से समझ लेते हैं। मान के चलो आयरन है और कॉपर है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये मेटल साल्ट है कॉपर सल्फेट का। तो Fe रिएक्ट करा इसके साथ में तो मिला क्या हमें, FeSO4, मतलब कॉपर निकल गया। कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है तो इसको अलग निकाल दिया, इसकी जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किया किसने, आयरन ने। किसका किया, कॉपर का। कॉपर पहले इधर साथ में था और अब कॉपर अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का और सिल्वर का। इसमें क्या होता है कि कॉपर ने किसको हटा दिया, सिल्वर को हटा दिया, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे Cu को हमने रिएक्ट कराया AgNO3 से, ये मेटल साल्ट है एक एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हुआ ये कि CuNO3 हो गया और ये अपना सिल्वर अलग निकल आया। तो हम समझ गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। होता बेसिकली ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव वाले को। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि इसी के बेस पे बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है ये समझ लो। तो द सीरीज इन विच मेटल आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा ऑर्डर है एलिमेंट्स का, इनको हमने ऐसे अरेंज किया है जिसमें ये दर्शाते हैं कि रिएक्टिविटी के आधार पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको इनकी रिएक्टिविटी कम होती हुई मिल जाएगी, या यदि आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको रिएक्टिविटी ज़्यादा होती मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट है तो वो है पोटेशियम, और सबसे कम अगर कोई है, लीस्ट है, तो वो कौन है, प्लेटिनम, Pt। ये सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है। तो ये भी कह सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोटेशियम प्लेटिनम को हटा देगा। अगर रिएक्ट हुआ तो पोटेशियम आसानी से प्लेटिनम को हटा सकता है, मतलब ज़्यादा वाला कम वाले को हटा सकता है। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है, याद कर लेना, हमेशा याद रखना। और इसमें ये जो बीच वाले हैं इनको मॉडरेट कहा जाता है, मॉडरेट रिएक्टिव। तो मतलब ये बीच के हैं, ना ज़्यादा है ना ये कम है, ये बीच के हैं। ऊपर वाले ज़्यादा और नीचे वाले सबसे कम। आपने ये हमेशा याद रखना है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। बैलेंस सेल क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि, एक सेकंड रुको मैं आपको दूसरे पेज पे समझ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मान के चलो हमने ये सोडियम ले लिया। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 11 है। 11 कैसे है, मान के चलो कि ये जो है ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये मान लिया हमने। तो एक सेल इसकी ये हो गई, ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी सेल, और ये हो गई इसकी तीसरी सेल। तो हम मान लेते हैं कि इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली सेल मतलब ये वाली, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और दूसरी सेल में 8 हैं, इसमें 8 हैं। और तीसरी वाली में कितना हुआ, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब बचा 8 2 10, और ये तीसरी वाली जो है इसमें 1 बचा, तो इसमें हम 1 मान लेते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना जो बैलेंस सेल जो होता है, बैलेंस सेल होती है आखिरी वाली सेल। ये जो आखिरी वाली सेल है ये बैलेंस सेल होती है, और इसमें कितना है, 1 है।
तो पहली बात तो आपको ये जो रिएक्शन की ये जो प्रॉपर्टी है ये समझ लेनी है अच्छे से कि ये जो बैलेंस सेल होती है इसकी हमेशा एक चाहत होती है कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को? 8 इलेक्ट्रॉन को। तो ये हर एलिमेंट की ये वो होती है, तो या तो ये कहीं ना कहीं से 8 अपने पूरे करे। अभी इसके पास में 1 है तो ये क्या चाहेगा कि इसके अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ठीक है ना। तो अभी इसके पास में ए है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अपन आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम ये समझ लो कि ये जो बैलेंस सेल होती है इसमें इलेक्ट्रॉन अगर 8 से कम हुए तो ये क्या चाहेगा, ये हमेशा ये चाहेगा कि अपने उसमें 8 पूरे करे कैसे भी करके। बैलेंस सेल सबसे आखिरी वाली सेल होती है और ये हमेशा ये चाहती है कि इसमें अपने उसके 8 पूरे हों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। कैसे पूरे करेगा ये हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो कि हर एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि अपनी वो बैलेंस सेल को क्या करे, कंप्लीटली फिल्ड करे 8 इलेक्ट्रॉन से। Atoms of the metal lose electrons form their valence cell to form cation। तो मेटल के एटम्स जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्या करते हैं, लूज करते हैं, किसी दूसरे को देते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ से? बैलेंस सेल से। बैलेंस सेल कौन सी, मैंने आपको बताया ना, सबसे आखिरी वाली, ये वाली थर्ड, ये बैलेंस सेल है। यहाँ से जब लूज करते हैं, मतलब ये जो इसके पास 1 है ये लूज कर दे, किसी और को दे दे, लेना नहीं है इसको, इसको क्या करना है, लूज कर देना है। तो ये क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। कैटाइन बोले तो प्लस, प्लस बनाते हैं, तो कैटाइन बनाते हैं। तो मेटल के एटम जब बैलेंस सेल से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो ये कैटाइन बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। एटम ऑफ द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल टू फॉर्म एनाइन। और नॉन मेटल्स के अंदर जब इनके जो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब लेते हैं, ये जो 1 है ये जो लूज करेगा ना, किसको लूज करेगा, नॉन मेटल को देगा। ये नॉन मेटल ले लेगा, इससे गेन कर लेगा, वो अपने 8 पूरे करेगा। नॉन मेटल की आखिरी जो बैलेंस सेल होगी ना वहां पे मान के चलो 7 होंगे, तो 7 अगर होंगे तो 1 वो यहां से ले लेगा, ये दे रहा है ना, लूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। और जैसे ही वो गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा, तो माइनस बनाएगा। तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, एनाइन। देने वाला कैटाइन होगा और लेने वाला एनाइन होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे अपन ये और पढ़ लेते हैं। तो एवरी एलिमेंट फुल देयर लास्ट सेल, या कह सकते हैं बैलेंस सेल बाई 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर एलिमेंट क्या करता है, अपने बैलेंस सेल को 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा करना चाहता है, पूरा भरना चाहता है। याद रखनी है आप ये बात। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये क्या होते हैं? तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड, कोई कंपाउंड जब बनता है, कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था ना, तो मेटल टू ए नॉन मेटल, तो ट्रांसफर कहाँ हो इलेक्ट्रॉन का, मेटल से नॉन मेटल के बीच में। तो उससे जो कंपाउंड बनके तैयार होता है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। समझ गए आप? एक बार और पढ़ लेते हैं। तो द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये जो प्रॉपर्टी है बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो कंपाउंड बनके तैयार होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे ये सोडियम और क्लोरीन Cl है। तो ये जो क्लोरीन है इसकी बैलेंस सेल में 7 होते हैं, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 1 7। और ये Na, इसकी लास्ट सेल में कितना है, 1 है। तो ये बिंदी से शो किया हुआ है। तो इसने ये जो 1 है, इसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दिया, तो इसके पूरे 8 हो गए ना, बस संतुष्टि मिल गई इसको। और इसके साथ में क्या हुआ, इसने अपना 1 इसको दे दिया, तो इसकी तो एक सेल ही खत्म हो गई। जो तीसरी सेल थी वहां 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो खत्म हो गई। तो अब इसकी जो बैलेंस सेल है वो कौन सी बन गई, वो बन गई ये वाली 8 वाली।
बन गई कि नहीं बन गई, क्योंकि एक तो खत्म हो गई ना, क्योंकि इसके पास जो एक था वो इसने इसको दे दिया लास्ट सेल से, तो वो वाली सेल खत्म हो गई। तो अभी इसकी जो बैलेंस सेल बन गई तो वो ये बन गई है। तो इसमें तो पहले से ही 8 थे, तो 2 8 और 1 11 है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसने एक दे दिया क्लोरीन को, एक दे दिया Cl को। अब इसके पास में कितने बचे, 10 बचे हैं। तो उसमें से ये जो 8 हैं, 8 इसके किस में आ गए, बैलेंस सेल में आ गए, और इसकी छाती को ठंडक मिल गई, क्योंकि 8 की तलब लगती है इनको, 8 तो इनको चाहिए ही चाहिए है। तो और ऐसा यहाँ पे हुआ, ये क्या हुआ, प्लस हुआ है। कैसे प्लस हुआ है, क्योंकि इसने अपना जो बन है ये लूज करके दिया है, किसको दिया है, क्लोरीन को। तो और सोडियम के टाइम में इसमें क्या हुआ है, सोडियम में ये देखते हैं, सॉरी सोडियम, तो ये Cl प्लस E, और क्या ये Cl माइनस बन गया, कैसे बन गया, तो देखो 2 8 और 7 ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, और यहाँ पे 2 इसके साथ में 7 थे, और जब इसने एक ले लिया तो इसके पास में हो गए पूरे 8 8 हो गए दोनों ही सेल में, और इसका भी अपना पूरा हो गया कोटा। तो आप समझ गए होंगे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है वो ही होते हैं आयनिक कंपाउंड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अब इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इनका फिजिकल जो नेचर है वो कैसा होता है, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, जनरली तो ये पानी के साथ में सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल है इनके साथ में इनसॉल्युबल होते हैं, इनमें नहीं मिलेंगे, पर पानी के साथ में ये सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब कि पानी में घुल जाना। तो ये पानी में घुल किसके साथ में जाते हैं, जनरली तो पानी में घुल जाते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स, पर किसमें नहीं घुलते, केरोसिन पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फ्रॉम बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो जब तक ये जो कंपाउंड है ये पिघले हुए हों, मोल्टन हो या सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, तब तक तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। परंतु अगर ये सॉलिड स्टेट में आ गए उसके बाद में इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली। शुरुआत में मुझे आपको एक बात बतानी थी, वो मैं बताना भूल गया, पर आप बता देता हूं। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जिसको हम और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं बदल सकते। मतलब जो भी वो है, मान लो आयरन है या कुछ भी है, उसको हम कितना भी तोड़ेंगे वो आयरन से और कुछ नहीं बनेगा, आयरन का आयरन ही रहेगा। तो एलिमेंट क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम कितना भी सिंपल फॉर्म में तोड़ लें तो वो अब उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, वो उससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं आ सकता, जो वो है वही रहेगा। तो एलिमेंट्स को हमने 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, बेसिकली 2 में किया है, मेटल और नॉन मेटल में। और अगर अपन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको अपन ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स और चौथा नोबल गैसेस। तो आपको इतनी चीज समझ लेनी चाहिए, ये पहले मैं बता देता आपको, बट अभी आप ये नोट कर लेना कि एलिमेंट क्या होता है और उनको याद रखना है। अकुरेंस ऑफ मेटल्स, अकुरेंस ऑफ मेटल यानी कि मेटल आखिरकार कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हैं और इसके बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, तो द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में हमें मिनरल के रूप में मिलते हैं। तो क्रस्ट मतलब जमीन, जो जमीन है अपनी, इसमें हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, एलिमेंट्स के रूप में, कंपाउंड्स के रूप में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो मिनरल्स उन्हीं को कहते हैं हम। दूसरा है ओर्स, तो ये होते मिनरल्स ही हैं। तो ओर्स, मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल।
तो ऐसे मिनरल, और क्या होता है, ऐसे मिनरल जिनके अंदर किसी पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और जो मेटल जो होता है उसको हम फायदे से निकाल पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि और उसको नहीं बोलेंगे जहां से अपन मेटल निकाल रहे हैं 10 रुपए का और निकालने में ही 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो अपन उसको और नहीं कह सकते। और किसको कहेंगे कि जहां से अपन मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो फायदे में हो रहा है, मतलब मेटल जो अपन निकाल रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा है, उससे अपन मुनाफा कमा पा रहे हैं। तो सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर, तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं जहां उनको निकालने से हमको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, याद रखना, फायदा होता है तो ही हम ओर मानेंगे उसको। एक टर्म है गैंग, तो ये क्या है, ओर्स आर यूजली कॉन्टामिनेटेड। ओर्स क्या होती है, कॉन्टामिनेटेड होती हैं। किससे कॉन्टामिनेटेड होती हैं, इनके साथ में बहुत सारी मिट्टी, डस्ट, बहुत सारे ज्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सॉइल है और रेत है, ये सारी चीजें मिलती हैं और इसी को हम कहते हैं गैंगयू। आगे बात करते हैं मेटल्स फ्रॉम ओर, तो खदानों से, ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल्स को जो खनन है, खनन कहते हैं हिंदी में एक्सट्रैक्शन को, ये कैसे होता है, कैसे निकालते हैं हम। तो इसके स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और एक बारी बारी करके हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये क्या है, तो इसमें क्या है, ओर होता है साथ में और इसमें गैंगयू भी साथ में ही होता है, जो डस्ट वगैरह जो होती है वो भी साथ में होता है। तो इस प्रोसेस में हमारा काम यही होता है कि रिमूविंग गैंगयू फ्रॉम ओर्स, तो हम ओर में से ये जो मैल मक्कड़ मिट्टी है इसको हम हटाते हैं, इस गैंगयू को हम हटाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, तो दिस टेक्निक मेथड आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये जो 4 टेक्निक्स हैं गैंगयू को हटाने के लिए, इन टेक्निक से हम उसको हटा पाते हैं, ठीक है ना, ओर को हम अलग कर पाते हैं ये इम्प्योरिटीज से। तो पहला क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन और केमिकल सेपरेशन। तो ये चारों ही तरीके हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग की, तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ देखिए सबसे पहले तो कि ये एक क्या है, स्लोपिंग टेबल है, ठीक है, एक टेबल है स्लोपिंग टेबल जो कि ऐसे ऐसे चल रही है। अब इसमें यहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्रश डोर है। तो जो मटेरियल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी धूल धक्कड़ जो भी है, उसको हमने क्रश कर लिया, अच्छे से फोड़ लिया, उसको क्रश करके हमने ये जो फनल टाइप का आपको दिख रहा है इसमें से इसको डाला, ओर को डाला, और इधर से पानी चल ही रहा है। तो जनरली होता क्या है कि पानी की वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है, या कहें कि जो गैंगयू होता है, ये पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, घुल जाता है, और वो पानी के साथ में बह जाता है नीचे, और जो मेटल ओर होगा, ओर जो होगा वो यहाँ पे बच जाएगा। ये देखो ये इकट्ठा होता जा रहा है ओर। तो आप समझ गए ना, यहाँ से पानी चलता है, यहाँ से क्रश्ड ओर डाला जाता है और पानी के साथ में वो गंदगी बह जाती है, बचता क्या है, जो मोटा मोटा जो हिस्सा होता है ओर का, मेटल का, वो यहाँ पे रह जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे नीचे जो बचा है वो गैंगयू और पानी है, और यहाँ पे जो बचा है वो हमारी ओर है। तो पढ़ लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी डिफरेंस बिटवीन द ओर एंड द गैंगयू पार्टिकल्स। तो ये किस पे बेस है, ये ग्रेविटी डिफरेंस के बेस के हिसाब से चलता है, क्योंकि गैंगयू मटेरियल जो होता है उसका जो वेट होता है वो भी कम होता है, और ग्रेविटी के अनुसार वो जो चीजें हैं वो नीचे खिसक आती हैं पानी के साथ में, और ऊपर रह जाती है। दूसरा लाइटर गैंगयू पार्टिकल्स, मतलब हल्के जो पार्टिकल्स हैं वो धुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं, किससे, ओर से। तो ओर जो है वो भारी होती है, ठीक है, तो वो पीछे रह जाती है, और ये क्या है, ये गैंगयू पार्टिकल्स जो डस्ट वगैरह है ये पानी के साथ में बह जाती है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, ओर्स, टिन एंड लेड आल्सो यूज्ड इन गोल्ड रिफाइनिंग। तो टिन और लेड इनका इस्तेमाल होता है किसमें, गोल्ड की रिफाइनिंग में। आगे बात करते हैं, रिफाइनिंग मतलब उसको निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में, आगे ये पॉइंट आएगा। प्रिंसिपल से आप सभी वाकिफ होंगे। तो आप सभी ने बचपन में मैग्नेट के साथ में खेला होगा, आपने देखा होगा
कि जनरली मैग्नेट का जो नेचर है वो कैसा रहता है, ये जो भी मेटल्स होते हैं, खासकर ऐसे मेटल्स जो कि इस प्रॉपर्टी के तहत हैं, जो मैग्नेट से प्रभावित होते हैं, उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो अभी इसमें होता क्या है ये मैं आपको फिगर के जरिए समझा देता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्रश्ड ओर यहाँ से डाल दी गई है और यहाँ पे ये पट्टा चल रहा है, कन्वेयर बोलते हैं जिसको हम, कन्वेयर बेल्ट। तो इस बेल्ट पे एक जो रोलर है वो मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है ना, और इधर पे एक नॉन मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है जो सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है। तो ये घूमता है तो साथ में ये भी घूमेगा और ऊपर से ओर गिर रही है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक प्रिंसिपल काम करेगा। कैसे करेगा कि देखो, गैंगो जो पार्टिकल्स होगा वो मैग्नेट उसको तो अट्रैक्ट करेगी नहीं, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगी, जो मेटल होगा, जो ओर होगी उसमें, उसको वो अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो ओर है जिसको हमें कलेक्ट करना है वो इस डिब्बे में आ जा रहा है, कलेक्टर में, और इधर क्या है, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, मतलब जो भी गंदगी जो भी कुछ है वो इधर आ जा रही है। बहुत ही सिंपल सा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो मैग्नेट इफेक्ट मानते हैं, जो प्रभावित होते हैं मैग्नेट से, जो भी मेटल वो होगा वो एक साइड ढेर होता जाएगा और गंदगी का ढेर दूसरी साइड होता जाएगा। सिंपल है। तो थोड़ा इधर से देख लेते हैं। तो ये जो मेथड है ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे आधारित है और इस मेथड को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ओर को गैंगो पार्टिकल से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो कौन कौन सी ओर्स में ऐसे तरीके का इस्तेमाल होता है, तो मैग्नेटाइट है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है। ध्यान रखें इसका इस्तेमाल वहीं होगा, ऐसे ओर में ही होगा जो कि इससे अट्रैक्ट होते हों मैग्नेट से, ठीक है ना, वरना तो फिर ये काम ही नहीं करेगा सिस्टम। आप समझ ही सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, देखने में आपको पेचीदा लग सकता है पर ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक बीकर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और क्या है साथ में, पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल। तो ये जो पानी है खाली पानी नहीं है, इसके साथ में है पाइन ऑयल। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये होल्स, इनसे एयर आती है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आती है प्रेशर से, और हवा आएगी तो पानी में क्या होता है, आपने घर पे पाइप डाल के कभी देखा होगा, गुब्बारे बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, और ये बुलबुले जो हैं ये झाग में बदल जाते हैं। किसकी वजह से, पाइन ऑयल की वजह से। और ये जो हमारा ओर है वो इन्हीं से चिपक जाता है। ये जो बुलबुले होते हैं, ये झाग होते हैं पाइन ऑयल के, इनसे वो पार्टिकल्स जो हैं वो इससे चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में वो ऊपर तैरने लगते हैं इसी के साथ में, और यहाँ से हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। और जो गैंगो होता है, जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सारी नीचे जमा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमारी ओर ऊपर आ जाती है इनसे चिपक के, बबल्स से चिपक के पाइन ऑयल के, और वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। और जो गैंगो है, इम्प्यूरिटीज है, वो नीचे रह जाती हैं। तो ये इट इज ए प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस है ये किसको सेपरेट करने के लिए है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स को अलग करने के लिए है। और जनरली इसका उपयोग सल्फाइड ओर्स में होता है, सल्फाइड में, ठीक है ना, याद रखना। सल्फाइड ओर में इस तरीके का उपयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, सल्फाइड ओर्स में होता है। तो जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड वगैरह वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है। केमिकल रिफाइनिंग, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल एंड गैंगो आर इनसॉल्युबल। ये जो केमिकल रिफाइनिंग है इसमें क्या होता है, ये जो ओर्स हैं ये सॉल्युबल होती हैं, मिल जाती हैं, और जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज जिसे हमने गैंगो बोला है, ये इनसॉल्युबल होता है इस जगह पे। तो लिचिंग इज डन एंड प्रेशर सिलेंड्रिकल बेसल और कन्वर्ट इन मेटल साइल। तो एक सिलेंडर में जो जिसके अंदर प्रेशर है उसमें लिचिंग होती है और ओर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल साल्ट में। किस तरीके से होता है ये काम, ये अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो जिंक सल्फेट है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है साथ में, और क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड है साथ में, ठीक है। और इन सब के साथ में क्या हुआ, बाद में क्या मिला, जिंक सल्फाइड मिला और वाटर मिला और सल्फर गैस के रूप में हमें मिला।
तो ये जो जिंक सल्फाइड है ये अलग हो गया, सॉल्ट के रूप में हमें मिल गया, जो हमें चाहिए था, हमारा मेटल है या जो भी है ये हमें साल्ट के रूप में मिल गया जैसा कि ऊपर बताया था। और क्या मिला, वाटर मिला और सल्फर मिला। तो पहले ये किसके साथ में था, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में था, बाद में हमें ये जिंक सल्फाइड अलग मिल गया, वाटर अलग मिल गया, सल्फर अलग मिल गया। तो इस तरीके को हम बोलेंगे केमिकल रिफाइन। मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, हम उन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, कम होती है। तो उसके लिए देखो अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के। तो सबसे पहली बारी हम यहाँ से चलते हैं, लो से चलते हैं। तो क्या होता है इसमें, तो दीज मेटल आर नॉन रिएक्टिव, ये जो मेटल हैं इनकी रिएक्टिविटी ही कम है, तो आप जाहिर सी बात है नॉन रिएक्टिव होंगे। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। तो जनरली इनकी जो ऑक्साइड होती है, पहली बात तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और इनकी जो ऑक्साइड होती है वो सिर्फ गर्म करने से कम की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो मेटल होगा उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये Hg मरकरी, ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, सिनाबार से, HgS बोलते हैं हम इसको। तो HgS हम किसको बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड को, ठीक है। सिनाबार भी इसको बोलते हैं हम, याद रखना, इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है, मरकरी सल्फाइड। तो होता क्या है, और ये जो लो रिएक्टिविटी के मेटल कौन कौन से हैं, मरकरी, लेड और Cu कॉपर, ये सब हैं। तो कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो HgS, जो ये आपका सिनेबार है, मरकरी सल्फाइड है, ये किसके साथ में है, O2 के साथ में है। तो हमको इसको जब गर्म किया तो हमको क्या मिला, HgO। HgO मतलब, सॉरी अभी इसको गर्म नहीं किया है, HgS, ये O2 से इसका रिएक्शन हुआ तो हमें मिला ये मरकरी ऑक्साइड और सल्फाइड SO। और उसके बाद में ये जो हमें मिल रहा है ये चीज़, इसको हमने बाद में क्या किया, HgO को हीट किया और बाद में ये हमें Hg अलग मिल गया और O2 अलग चला गया एयर में साथ में, और Hg हमें मिल गया। तो मरकरी इस तरीके से बाहर निकल आई। आपने ये याद रखना है कि सिनेबार किसको बोलते हैं, तो सिनेबार बोलते हैं मरकरी सल्फाइड को, ठीक है। इसी तरीके से CuS, इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कॉपर सल्फाइड को कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पहले ऑक्सीजन के साथ में है, ठीक है। तो मिला क्या हमें इसको, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, और क्या है, सल्फाइड है। बाद में हमने इसको इधर पे इन दोनों को गर्म किया और ये Cu अलग हो गया और सल्फाइड ये गैस के रूप में ये अलग निकल गया, सिंपल। इसके अलावा ये Au और Pt, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है कि Au और Pt मतलब कि गोल्ड और प्लेटिनम, ये कैसे मिलते हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ में नहीं मिलते, इसको हमें कुछ करना नहीं पड़ता, फ्री स्टेट में मिलते हैं सिंपली, ठीक है ना। कौन कौन, गोल्ड और प्लेटिनम। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आते हैं, या कह सकते हैं कि जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, ना कम ना ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मेटल्स हैं ये यूजुअली सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा ये है कि इन मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए इनकी ऑक्साइड के साथ में ऑब्टेन करना बड़ा आसान हो जाता है, तो इस वजह से हम इनके ऑक्साइड को ही ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स। तो मेटल सल्फाइड ओर्स से हम कैसे एक्सटेंड, रोस्टिंग एक प्रतिक्रिया है, इसमें क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो ये जो सल्फाइड ओर होती हैं इनको अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले मेटल ऑक्साइड में, जैसा कि ऊपर बताया कि इनकी ऑक्साइड से मेटल को निकालना ईजियर होता है। तो अपन ने सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर लिया मेटल ऑक्साइड में, कैसे कर लिया, बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को हीट किया, ठीक है ना। तो उससे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, मेटल ऑक्साइड में।
सिंपल बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं, जिंक सल्फाइड है O2 के साथ में, तो हमने हीट किया तो क्या मिला हमें, जिंक ऑक्साइड मिल गया, और ये सल्फाइड तो अपना हवा में गैस बन के उड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ और समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है कि जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं Na मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी तो आयरन, जिंक, लेड और ये Sn। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी कॉपर, मरकरी और Ag यानी कि सिल्वर। तो ये जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल थे वो ये हैं आपके, जो कि नीचे भी बता ही दिया है, तो आपने याद रखना है। बाकी इनमें से जो एक है वो नेटिव स्टेट में मिलता है, इस वजह से उसका नाम यहाँ नहीं लिखा है, जो मैं आपको पहले ही पता चल गया। अब हम ये कार्बोनेट ओर से मेटल कैसे निकालेंगे ये थोड़ा और देख ले। तो इसके लिए प्रोसेस है कैल्किनेशन। ये कैसे होता है, ये देखो, इसमें क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड। तो जो जैसे सल्फाइड ओर को हमने किस में चेंज किया था, उनके ऑक्साइड्स में, तो इसमें भी यही करेंगे। तो मेटल जो कार्बोनेट ओर्स होती हैं, इनको कार्बोनेट में देखो पहले से ही ये O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें पहले से ही होता है, O3 होता है। तो आप ये समझ सकते हैं ये CO3 होते हैं, O इसमें है, तो इस वजह से इनको अपन ने किस में चेंज किया, ऑक्साइड में, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, गर्म करके, और लिमिटेड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन यहाँ लिमिटेड रहती है क्योंकि इनके पास में ऑक्सीजन तो ऑलरेडी होती ही है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन को लिमिटेड रखना पड़ता है। होता क्या है, तो जिंक कार्बोनेट है, और हमने क्या करा, इसमें से हीट किया जब इसको, तो अपन को मिला जेड, जिंक ऑक्साइड मिल गया, और CO2 जो है वो हवा में उड़ जाएगी। क्लियर है, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब इसके बाद में जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है तो इसके बाद में हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, रोस्टिंग और कैल्किनेशन। और इससे क्या होगा, देखो दोनों ही प्रोसेस में हमने पहले क्या करना है, उनको ऑक्साइड के फॉर्म में ले लेना है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, और एक बार ऑक्साइड से फॉर्म में आ जाए तब हमें ये प्रोसेस कर लेना है, रोस्टिंग और कैल्किनेशन। तो बाद में क्या है कि अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हो किस तरीके से मेटल मिल जाता है हमको अलग। और इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग मिल गया और CO2 गैस के फॉर्म में अलग चला गया, तो हमारा मेटल हमें मिल जाता है। इसी तरीके से और भी जो एग्जाम्पल है, प्रोसेस वही सेम है, हीट करते हैं और हमको हमारा मेटल एल्युमिनियम या आयरन जो भी है वो प्राप्त हो जाता है। H2O या जो भी गैस होती है ये अलग निकल जाता है। कैसे, पहले हम मेटल को ऑक्साइड में लेते हैं और उसके बाद में रोस्टिंग और कैल्किनेशन की प्रोसेस से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है ना, अभी हमको मेटल ऑक्साइड मिली है, तो इस मेटल ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे निकालते हैं ये सवाल है, और ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसे हम बोल सकते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने शुरुआत में ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पर आप अभी समझ लो इस बात को। रिडक्शन होता है कि किसी भी एलिमेंट से या किसी भी चीज से ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को निकालना। तो जाहिर सी बात है, मेटल ऑक्साइड है तो इसमें से ऑक्साइड को निकालना, हमको क्या चाहिए, मेटल मेटल चाहिए, ऑक्साइड तो चाहिए नहीं है ना। तो ये रिडक्शन करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड से। तो रिडक्शन के लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे एजेंट हैं, ये ऐसे होते हैं कि ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, रिडक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उन्हीं में से एक है कार्बन, जिसे हम कोक भी बोल सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मान के चलो जिंक ऑक्साइड है और प्लस क्या ही है, कार्बन ले लिया अपन ने। इनको जब अपन ने आपस में रिएक्ट कराया तो जिंक अलग निकल आया और कार्बन के साथ में कौन हो लिया, ऑक्सीजन हो लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक ने क्या किया, रिडक्शन किया ऑक्सीजन का, क्योंकि जिंक जिंक अलग आ गया और अपना ये CO अलग आ गया, ठीक है ना। कार्बन ऑक्साइड अलग आ गया और जिंक अलग आया। हमें यही चाहिए था, हमारा मेटल चाहिए था और मेटल हमने मिल गया।
तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन किया जिंक ने ऑक्सीजन का। तो समझ गए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस में पहले हमने मेटल ऑक्साइड बनाया और मेटल ऑक्साइड से अपना मेटल अलग कर लिया। प्रोसेस कौन कौन सी थी? एक रोस्टिंग थी और एक कैल्किनेशन थी। ठीक है, अब ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं और ऊपर हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मान के चलो ये Na ले लेते हैं, सोडियम है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। दीज मेटल आर हाईली रिएक्टिव, ये जो मेटल होते हैं ये टॉप पे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पर इसी के कारण से हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसा हमने अभी पहले किया था। दूसरी बात, हम इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट हम इनको, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। तो सबसे पहले हमें इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको मोल्टन स्टेट में लाना होगा, पिघले हुए अवस्था में लाना होगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे ये हम देख लेते हैं, पहले फिगर पे समझ लेते हैं, बाद में ये पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए, ये एक बीकर है और इसमें क्या है, मोल्टन स्टेट में NaCl है। तो इसको जो ओर है, जो भी ओर होगी उसको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें NaCl बनाना पड़ेगा उस ओर को। ठीक है, NaCl को क्या किस में लाएंगे? मोल्टन स्टेट में लाएंगे, और मोल्टन स्टेट में इसमें अपन ने इसको डाल दिया। तो ये जो पूरा मटेरियल है, ये जो नीचे लिक्विडिफाई, ये NaCl है। तो इसमें बैटरी एक लगाई है, जो माइनस वाला साइन होता है वो कैथोड होता है और जो प्लस वाला साइन है वो एनोड होता है। अब होगा क्या कि पहले तो आप ये समझ लो, जो Na है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये देता है, और ये लेता है तो ये माइनस हो जाता है। तो अभी ये बैटरी का काम यहाँ पे इतना है कि जैसे ही बैटरी में करंट फ्लो होगा तो ये इनकी बॉन्डिंग को तोड़ देगा। NaCl की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी। जैसे ये बॉन्डिंग टूटेगी तो ये कैथोड तो है माइनस और Na क्या है? प्लस है। तो आपने पता है कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो Na यानी कि सोडियम किधर भागेगा? कैथोड की तरफ भागेगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और Cl आपको पता है क्या है? माइनस है, तो ये किसकी तरफ भागेगा? प्लस की तरफ। और ये क्लोरीन जो है वो एनोड पे इकट्ठा हो जाएगी, और इकट्ठा होने के बाद में ये क्या करेगी? क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, तो ये गैस बनकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और हमारा जो मेटल होगा वो कहाँ मिल जाएगा? हमें कैथोड पे इकट्ठा मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। NaCl प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ये दोनों साथ में हम लाते हैं। किस वजह से लाते हैं? ताकि हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो हमने इसको इधर मोल्टन स्टेट में डाला, एनोड और कैथोड की दो पाइप थे, इसमें हमने बैटरी को कनेक्ट किया, Na ने इसको अट्रैक्ट किया माइनस को, कैथोड को, तो ये यहाँ इकट्ठा हो गया कैथोड पे जाके सोडियम, और जो क्लोरीन थी वो एनोड पे आके गैस बन के निकल गई। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही बैटरी का करंट चालू हुआ, इनकी जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई थी। और बॉन्डिंग क्यों टूट गई थी? क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है माइनस प्लस को और प्लस माइनस को, तो ये सोडियम जो है वो प्लस होता है वो माइनस की तरफ गया, और ये क्लोरीन माइनस होता है वो प्लस की तरफ गया। दोनों अपने अपने पाइप पे आ गए, क्लोरीन गैस बन के लिबरेटेड हो गई एनोड से, और कैथोड पे हमें हमारा मेटल तैयार करने के बाद में हमारा तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये आखिरी स्टेप है कि मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होगी, तो जो प्योर हमें जो मेटल चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही होता है। इसमें होता क्या है कि मेटल रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। होता इसमें ये है कि आप पहले फिगर से समझ लीजिए, एक कैथोड होता है माइनस और एक एनोड प्लस होता है। तो इसमें एक ये जो स्ट्रिप है, या आप जो भी कह लो, ये जो लंबा लंबा ये जो पाइप है, स्ट्रिप है, ये अपन को पतला लेना है और ये एनोड मोटा लेना है।
ये कौन सा है, ये ओर वाला है, जिस ये इम्प्योर है दोनों क्या है, दोनों है कॉपर। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं कि कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे दोनों में ही कॉपर है। ये कैसा है कॉपर, इम्प्योर कॉपर है, ओर वाला है, और ये प्योर कॉपर है। ये है पतला, पतली थिन, इसकी जो स्ट्रिप है वो बहुत पतली है और ये वाली मोटी है। तो हमने यहाँ पे जो कैथोड पे जो स्ट्रिप ली है ये पतली ही हमको लगानी पड़ेगी यहाँ पे, उसके पीछे एक कारण है। अब अपन ये समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कॉपर जो है इसकी जो वैलेंसी है वो 2+ होती है। कितनी होती है, कॉपर की वैलेंसी जो है वो होती है 2+। तो 2+ वैलेंसी होती है इसकी। होता क्या है कि जब इसमें जो बैटरी लगी है, ये बैटरी में जब करंट पास होता है तो पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें ये जो सॉल्यूशन डला है ये भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। मतलब इस सॉल्यूशन में भी कॉपर है, पर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और जब भी हम जिस मेटल की रिफाइनिंग करेंगे इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, जो भी मेटल होगा उसके सल्फेट सॉल्यूशन की। मान के चलो एल्युमिनियम को रिफाइन करना है तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। तो अभी कॉपर का अपन कर रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो इसमें भी कॉपर पहले से ही मौजूद है, कॉपर इसमें भी है और कॉपर इसमें भी है। ये पतली स्ट्रिप है और ये इम्प्योर मोटी स्ट्रिप है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है। तो बैटरी में जैसे ही करंट पास होगा तो इसमें जो कॉपर होगा Cu2+, वो किधर आएगा, वो लूज हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन में जो कॉपर पहले से ही है वो किधर जाएगा, ये देखो प्लस होता है ना Cu2+, तो ये जाएगा माइनस की तरफ, ये इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पे कैथोड पे। पतली वाली स्ट्रिप को ये मोटा कर देगा, यहाँ पे ही प्योर कॉपर चिपकता जाएगा। एनोड से ये कॉपर निकलता जाएगा। जैसे ही अपन करंट चालू करेंगे एनोड वाली जो इम्प्योर रॉड थी उससे कॉपर निकलता जाएगा, इस सॉल्यूशन में मिलेगा, और सॉल्यूशन वाला जो कॉपर है वो कैथोड पे जाके चिपकता रहेगा। और जो भी गैंग होगा या जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, और इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं। तो आप समझ गए कैसे होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। होना क्या है कि ये जो बीकर है इसमें कॉपर सल्फेट, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। उसके बाद में ये एनोड, ये इम्प्योर ओर है, ठीक है, ओर का स्ट्रिप है, मोटा है, और ये पतला है, ये भी कॉपर का ही है पर ये पतला स्ट्रिप है। और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है तो कॉपर की जो बैलेंसी है वो 2+ होती है। तो ये क्या करेगा, एनोड ड्रॉप करेगा, कॉपर को ड्रॉप करेगा 2+ से, तो इस सॉल्यूशन में आएगा। और सॉल्यूशन में जो कॉपर मौजूद है वो किधर जाएगा, कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। कैथोड माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से कॉपर किधर जाएगा, कैथोड पे। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रिप है पतली वाली ये मोटी होती जाएगी और ये पतली होती जाएगी। जो भी डस्ट निकलेगा, जो भी इंप्योरिटीज निकलेंगी वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिसे हम एनोड मड बोलते हैं। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। When current pass through it, impure metal dissolve into electrolyte। जैसे ही करंट पास होगा इसमें से तो जो इम्प्योर मेटल होंगे वो डिसॉल्व किस में हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सॉल्यूशन है इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे इम्प्योर मेटल। बाद में क्या होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फॉर्म सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। तो बराबर मात्रा में जो प्योर मेटल है वो किधर पे इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पे। तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो कहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, एनोड के बॉटम पे, और इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं। कोरोजन की, तो ये कोरोजन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो द सोर्स ऑफ सम मेटल, द सरफेस ऑफ सम मेटल get corroded when they are exposed to moisture for a long period of time. This is called corrosion. तो जो मेटल्स होते हैं किसी लंबे समय तक वह नमी वाली हवा में रहते हैं या पानी में रहते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं। ये कोरोजन जो होता है ये मेटल को गला देता है,
लंबे समय से अगर ये नमी वाली हवा में रहेगा तो ये मेटल को ख़त्म करता रहेगा, ये मेटल को ख़त्म करेगा, गला देगा। आपने देखा होगा लाल लाल कलर का ये चीज़ होती है, रस्टिंग भी अपन इसको बोल सकते हैं। असल में ये क्या करता है, ये मेटल को गलाता है। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे सिल्वर बिकम ब्लैक। सिल्वर क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है जब ये हवा के टच में आती है। ये रिएक्ट करती है एयर से, ऑक्सीजन से, और एक कोटिंग अपने ऊपर बना लेती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है। तो सिल्वर के साथ में ये चीज़ ऐसे होती है, ये ब्लैक हो जाती है। सिल्वर कैसी हो जाती है, बिकम ब्लैक, जब ये हवा के टच में आती है रिएक्ट करने के बाद में। कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर जो है वो नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ग्रीन कोट बना लेता है। ग्रीन ग्रीन कॉपर कार्बोनेट का एक ऊपर से कोटिंग हो जाती है जैसे ही वो किसके टच में आता है, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के टच में आता है। तो असल में ये जो चीजें हो रही हैं ये कोरोजन ही है और ये उस मेटल को खत्म करती हैं। तीसरा है आयरन। आयरन जब एक्सपोज्ड होता है हवा के साथ में तो ये क्या है, कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लैगी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो आयरन में रस्ट अपन बोलते हैं इस चीज को। तो आपने देखी होगी, लग जाती है। अब आम भाषा में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं आई थिंक। तो ये जो जंग लग जाती है ये ही रस्ट होती है, असल में ये कोरोजन होता है। तो ये जो रस्ट है आपने ये याद रखना है, ये किस में होता है, आयरन में होता है। बाकी सब में अलग अलग चीजें होती हैं, किसी में कॉपर कार्बोनाइट की ग्रीन कोटिंग होती है और किसी में ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की। तो हम अपने मेटल्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उनको खत्म होने से कैसे बचा सकते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो रस्टिंग है सबसे ज्यादा खतरनाक तो रस्टिंग ही है। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो हम रस्टिंग को किससे रोक सकते हैं, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, ग्लेवनाइजिंग करके, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉयज बना के। तो ये एलॉयज, ग्लेवलाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ये जो तीनों चीजें हैं ये लगभग एक ही उसमें आती हैं। और बाकी एलॉयज क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं, और ग्लेवनाइजेशन कैसे है ये भी हम आपको नीचे बताते हैं। तो ग्लेविनाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, जिससे हम स्टील और आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरीके से, इनके ऊपर अपन कोटिंग कर देते हैं जिंक की। जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जिंक जो है वो एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करता और कोरोजन नहीं हो पाता है। तो हम अपने आयरन के ऊपर या सिल्वर के ऊपर, सॉरी स्टील के ऊपर जिंक की पतली लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। दूसरा एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, एलॉय एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। तो ये एक से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, ऐसे मेटल का मिक्सचर जो आपस में होमोजीनियस है, मिल सकते हैं। ऐसे ही, ऐसा नहीं ऐसे मेटल हो जो मिले ही ना, ऐसे मेटल का मिक्सचर जो आपस में मिल सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो हम उनको एलॉय बोलते हैं। तो मिलाने से क्या होता है, हम बचा सकते हैं किससे, कोरोजन से। तो एलॉय आप समझ गए, एक से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर एलॉय होता है। ग्लेवनाइजेशन, इसमें जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, और ये जो लेयर है क्रोम प्लेटिंग में क्रोमिनियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दी जाती है। बाकी सब सेम ही है प्रोसेस और काम भी सेम है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसके अलावा हम अगर बात करें एलॉय के एग्जाम्पल की, तो आयरन जो है वो उसको हम स्मॉल अमाउंट में कार्बन मिला देते हैं तो ये और ज़्यादा हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये भी एक एलॉय बन जाता है अगर हम इसमें कार्बन मिला देते हैं। स्टील किसका एलॉय है, आयरन और निकल और क्रोमियम से मिलकर बनती है स्टील। ठीक है। ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ब्रास। ब्रॉन्ज, इसी तरह ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और सोल्डर लेड और टिन से मिलके बनता है। और एमलागम इज वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। तो ये एक मेटल है जो मरकरी है। बाकी एलॉय आप समझ गए किस तरीके के होते हैं, एक से ज़्यादा मेटल से जो बनते हैं वो एलॉय। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे एलॉयज के, वो ये हैं, आपने इनको याद कर लेना है क्योंकि इन्हीं से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए
बाकी कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है, आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं। और आपने ये पीरियोडिक टेबल और अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि आप जब तक इस चीज को नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आप कंफ्यूज ही रहोगे केमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली आप बाजार में मिलती हैं पीरियोडिक टेबल, अगर आपको नहीं भी मिलती हैं तो मैं आपको वो जो नोट्स की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा और आप वो निकलवा लेना आसानी से। क्लियर है?